हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? वेलकम टू विजन कोटा क्लासेस। वी नो स्टडी केमिकल इक्विलिब्रियम। तो आप भी हेडिंग लिखेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम हेडिंग लिख लीजिए, केमिकल इक्विलिब्रियम। जैसे देखिए रिएक्टेंट हम लिख रहे हैं ए प्लस बी रिएक्टेंट, और ये प्रोडक्ट बन रहे हैं सी प्लस डी। तो कहता है केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होते हैं? इक्विलिब्रियम को समझिए। इक्विलिब्रियम होते हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। आप कहेंगे सर ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होते हैं? तो मान लीजिए रिएक्टेंट ए प्लस बी है, तो रिएक्टेंट ए और बी प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे सी प्लस डी में। तो जिस रेट से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे उसी रेट से वापस प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट होंगे। तो इसी को बोलते हैं इक्विलिब्रियम। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ओके, तो अगर आप इसको डिफाइन करना हो तो ऐसा लिख सकते हैं, द रेट आप भी लिखते जाएंगे, द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। चलिए आगे देखते हैं, समझ में नहीं आया ये, ठीक है? लिखते हैं, इसको लिखते हैं। तो एक इसमें लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम है, उसको हेडिंग लिखते हैं, आगे समझते हैं और बेटर तरीके से समझते हैं। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन को इक्विलिब्रियम बोलते हैं। जिस रेट से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो प्रोडक्ट भी वापस उसी रेट से रिएक्टेंट में कन्वर्ट होंगे, दोनों इक्विलिब्रियम में रहेंगे, दोनों इक्वल होंगे, उसी को बोलते हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। यहां तक उतार लीजिए। नेक्स्ट देखिए, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम आप हेडिंग लिखेंगे, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम आप भी हेडिंग लिखिए, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। तो लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होते हैं? देखिए, गिवन बाय गुडबर्ग एंड वेज, गिवन बाय गुडबर्ग एंड वेज। लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। तो लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम वाज गिवन बाय गुडबर्ग एंड वेज। लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, तो आप इसको जानने के लिए लॉ ऑफ मास एक्शन एक पढ़ चुके थे आप केमिकल काइनेटिक्स में। लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन कुछ याद होगा। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होते हैं? तो चलिए जानते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होते हैं। तो लॉ ऑफ मास एक्शन होते हैं, जैसे रिएक्टेंट ए प्लस बी है और ये प्रोडक्ट सी प्लस डी में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो लॉ ऑफ मास एक्शन कहते हैं रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट। तो लिखते हैं इसको अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। इसको भी थोड़ा सा लैंग्वेज लिख लीजिए, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन the rate of chemical reaction, the rate of chemical reaction is equal to active masses of reactants दैट इज करके लिखेंगे। जैसे ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन के लिए ए प्लस बी रिएक्टेंट, इस इक्वेशन के लिए
आप इसको ऐसा लिखेंगे, दैट इज रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन RF से रिप्रेजेंट करेंगे, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को RF से रिप्रेजेंट करेंगे। पूरा लिख दें इसको, चलिए हम पूरा लिख देते हैं, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। यहां देखिए रेट ऑफ फॉरवर्ड आप पढ़ चुके हैं, जस्ट अभी बताया आपको, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, और प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट होंगे तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन होंगे, और दोनों इक्विलिब्रियम में दोनों इक्वल होते हैं। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन RF से इसको रिप्रेजेंट करेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट। तो इसके लिए एक्टिव मासेस रिएक्टेंट अगर लिक्विड स्टेट में होगा तो इसका कंसंट्रेशन, एक्टिव मास इसका कंसंट्रेशन होंगे, कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B। तो फिर इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हैं तो रेट कांस्टेंट K आता है, और फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए KF आप यूज करेंगे, इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A कंसंट्रेशन ऑफ B। ऐसा कीजिए, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, या इसको हम डायरेक्ट लिखते हैं अब, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन RB से रिप्रेजेंट करेंगे, RB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, देखिए बैकवर्ड रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट क्या होगा, C प्लस डी हो जाएंगे, बैकवर्ड रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट C प्लस डी हो जाएंगे। तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट, बैकवर्ड रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट ये हो जाएंगे C प्लस डी, तो कंसंट्रेशन ऑफ C इंटू कंसंट्रेशन ऑफ D। फिर आप क्या लिखेंगे, RB फॉर रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हैं तो रेट कांस्टेंट K आता है, और इसको KB से रिप्रेजेंट करेंगे, यहां KF और यहां KB, एक्टिव मास कंसंट्रेशन ऑफ C एंड कंसंट्रेशन ऑफ D। आप इसको इक्वेशन सेकेंड मान लीजिए। यहां देखिए, एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, बैकवर्ड रिएक्शन दोनों इक्वल होते हैं, RF इक्वल्स टू RB। एट इक्विलिब्रियम RF इक्वल्स टू RB, RF इक्वल्स टू RB, दोनों को इक्वल कर दीजिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो RF इक्वल्स टू RB, RF इक्वल्स टू RB कीजिए इस इक्वेशन से, तो RF इक्वल्स टू क्या हो जाएंगे, KF इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A कंसंट्रेशन ऑफ B इक्वल्स टू KB कंसंट्रेशन ऑफ C कंसंट्रेशन ऑफ D, दोनों इक्वल। अब क्या करते हैं, हम इस KB को उठा के इधर रख देते हैं, KF बाय KB लिखते हैं, इस टर्म को उठा के नीचे रखते हैं और इस टर्म को उठा के इधर नीचे रखते हैं, इक्वल्स टू KB इधर आ गया है, ये बचा आपका क्या, कंसंट्रेशन ऑफ C कंसंट्रेशन ऑफ D, और ये रिएक्टेंट A प्लस B इधर आ जाएगा, यहां एक्टिव मास कंसंट्रेशन ऑफ A कंसंट्रेशन ऑफ B, ये इक्वेशन आ जाएगा। फिर हम ऐसा मान लेते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc मान लेते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc इक्वल्स टू KF बाय KB, ये इस तरह से डिफाइंड ही है, ये इट इज डिफाइंड एज द रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन टू रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। देखिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc इस तरह से डिफाइंड है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट
रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन को REA रिएक्शन ऐसा लिख देते हैं, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को KF से रिप्रेजेंट करेंगे, टू रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, बैकवर्ड रिएक्शन के लिए KB यूज करेंगे। तो आपने इसको मान लिया है, तो फिर KF बाय KB के बदले आप क्या लिख सकते हैं, KC लिख सकते हैं, KC इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ C, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन ऑफ C, कंसंट्रेशन ऑफ D बाय कंसंट्रेशन ऑफ A, कंसंट्रेशन ऑफ B। आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं। देखिए अगर एक्टिव मास ये लिक्विड स्टेट में था तो एक्टिव ये रिएक्टेंट लिक्विड स्टेट में हो रहा था, रिएक्शन ये लिक्विड स्टेट में हो रहा था, तो रिएक्टेंट लिक्विड स्टेट में था तो एक्टिव मास इसका कंसंट्रेशन लिए। अगर ये रिएक्शन आपको गैसियस स्टेट में लिखा रहेगा, ऐसा लिखा रहेगा कि A गैस प्लस B भी गैसियस स्टेट में है और ये इक्विलिब्रियम में है, C गैस के इक्विलिब्रियम में प्लस D गैस के इक्विलिब्रियम में है, तो इसके लिए एक्टिव मास जो रिएक्टेंट का होगा वो क्या होंगे, पार्शियल प्रेशर। तब यहां आपको KP लिखा जाएगा और KP इक्वल्स टू KP क्या होगा तो रेट कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, और KC को क्या पढ़ेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, पार्शियल प्रेशर। तो आप इस तरह से इसका लिखेंगे, एक्टिव मास प्रोडक्ट का पार्शियल प्रेशर ऑफ C इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ D इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ A इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ B। तो यहां तक आप उतार लीजिए पहले, फिर आगे हम बताते हैं। 1 मिनट रुक जाइए, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, मिटा दें इसको। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के पूरा इसको कॉपी में लिख लीजिए, मिटाते हैं हम। देखिए KP और KC में क्या रिलेशन है, फिर से आप एक बार लिख लीजिए इसको। KC, K फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, C फॉर कंसंट्रेशन पढ़ेंगे, K फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, C फॉर कंसंट्रेशन। क्या पढ़ेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। KP को क्या पढ़ेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। अगर रिएक्शन केमिकल रिएक्शन लिक्विड स्टेट में होगा तो फिर KC लिखेंगे, अगर केमिकल रिएक्शन गैसियस स्टेट में होगा तो उसके लिए KP लिखा जाएगा। जैसे देखिए एक और इक्वेशन आपको दे रहे हैं, मान लीजिए एक क्वेश्चन आपको दिए हैं, रिएक्टेंट A प्लस B और प्रोडक्ट C प्लस D है। तो मान लीजिए कि A का कॉफिशिएंट N1 दिया हुआ है, B का कॉफिशिएंट N2 दिया हुआ है, C का कॉफिशिएंट M1 मान लिए हैं और D का कॉफिशिएंट M2 हम इस तरह से मान लिए हैं। तो अगर आपको लिखना हो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन तो KC लिखेंगे, इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, तो कंसंट्रेशन ऑफ C, और जो कॉफिशिएंट है वो क्या हो जाते हैं, पावर। फिर देखिए कंसंट्रेशन ऑफ D, जो कॉफिशिएंट है वो पावर M2 बाय क्या हो जाएंगे, कंसंट्रेशन ऑफ A, कंसंट्रेशन को आप स्क्वायर ब्रैकेट, लार्ज स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करेंगे। इसका जो कॉफिशिएंट है N1 और इसका कंसंट्रेशन B, रिएक्टेंट B का कंसंट्रेशन पावर N2 पावर, क्यों, जो कॉफिशिएंट है वो पावर हो जाते हैं। अगर यही रिएक्शन आपका गैसियस स्टेट में होता तभी टर्म क्या होंगे, KP फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। तो फिर क्या लिखेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ C, प्रोडक्ट का पार्शियल प्रेशर डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का पार्शियल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ C को कैसा लिखेंगे, तो P फॉर पार्शियल प्रेशर ऑफ C, और जो कॉफिशिएंट है वो पावर हो जाएंगे, और पार्शियल प्रेशर ऑफ D, जो कॉफिशिएंट है वो पावर हो जाएंगे, डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ A, जो कॉफिशिएंट है वो पावर, पार्शियल प्रेशर ऑफ B, जो कॉफिशिएंट है वो पावर। इस तरह से आप लिख सकते हैं इसको।
नेक्स्ट एक और आपको हम देते हैं। अब ऐसा करते हैं, रिलेशन बिटवीन केपी और केसी एक हेडिंग लिखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बिल्कुल उतारते भी जाइए आप, बिल्कुल हम धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं आपको। तो एक हेडिंग लिखेंगे, रिलेशन बिटवीन, देखिए बिटवीन को हमेशा शॉर्टकट में इस तरह से लिखिए बिटवीन, या ऐसा भी लिख सकते हैं बिटवीन को B/W, बिटवीन, रिलेशन बिटवीन केपी एंड देखिए कैसा लिखते हैं, केपी एंड केसी, रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी, या केसी एंड केपी लिख सकते थे। तो इसके लिए एक इक्वेशन मान लेते हैं हम, एक इक्वेशन इस तरह का मान लेते हैं हम, इसी टाइप का इक्वेशन मान लेते हैं, या इसको हम इधर इसको लिख देते हैं, पहले आप भूल जाएंगे तो इसको पीसी को क्या पढ़ेंगे, पार्शियल प्रेशर, देखिए पीसी को क्या पढ़ेंगे, पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी, और इसको पीडी को क्या पढ़ेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ डी, पार्शियल प्रेशर ऑफ डी, और पीओ को क्या पढ़ेंगे, पीए को क्या पढ़ेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए पढ़ेंगे इसको, और पीबी को क्या पढ़ेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, इस तरह से आप लिख लीजिएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ डी। इसी टाइप का फिर इक्वेशन लेते हैं हम, इसी टाइप का इक्वेशन फिर से लेते हैं, या यही इक्वेशन दिया हुआ आपको, केसी और केपी में रिलेशन एक निकाल रहे हैं, केपी और केसी में एक रिलेशन निकाल रहे हैं। देखिए आप भी देखिए, केसी और केपी में रिलेशन, केपी और केसी में रिलेशन। तो इस इक्वेशन के लिए मान लीजिए, इक्वेशन फिर से एक बार लिख देते हैं, रिएक्टेंट ए है और इसका कोफिशिएंट N1 है, प्लस रिएक्टेंट बी है और इसका कोफिशिएंट N2 है, और ये इक्विलिब्रियम में है, C प्लस डी के इक्विलिब्रियम में है, तो इसका कोफिशिएंट मान लीजिए M1, इसका कोफिशिएंट मान लीजिए M2। तो इसके लिए अगर Kp लिखना आप चाहें तो कैसा लिखेंगे, Kp इक्वल्स टू कैसा लिखेंगे, पहले की तरह लिखेंगे, देखिए सामने देखिए, पहले की तरह लिखेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी, प्रोडक्ट का पार्शियल प्रेशर बाय रिएक्टेंट का पार्शियल प्रेशर, तो Pc पार्शियल प्रेशर ऑफ सी, और जो कोफिशिएंट है वो पावर M1, पार्शियल प्रेशर ऑफ डी, पार्शियल प्रेशर ऑफ डी, जो कोफिशिएंट है वो पावर, बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, जो कोफिशिएंट है वो पावर N1, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, जो कोफिशिएंट है वो पावर N2। तो ऐसा लिख सकते हैं इसको, ऐसा इसको लिख सकते हैं। एक चीज याद कीजिए, आप स्टेट्स ऑफ मैटर में कुछ पढ़े होंगे, या आइडियल गैस इक्वेशन 9th-10th क्लास से आप पढ़ते आ रहे हैं, आइडियल गैस इक्वेशन क्या होते हैं जानते हैं, PV इक्वल्स टू nRT, नाम सुने, PV इक्वल्स टू nRT का नाम नहीं सुने, तो सुन लीजिए यहां से, P फॉर प्रेशर, V फॉर वॉल्यूम, N फॉर नंबर ऑफ मोल, R गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर। आइडियल गैस इक्वेशन इसको पढ़ते हैं, PV इक्वल्स टू nRT, याद रखिएगा, P फॉर प्रेशर, V फॉर वॉल्यूम इक्वल्स टू N फॉर नंबर ऑफ मोल, R फॉर गैस कांस्टेंट, T फॉर टेम्परेचर। तो अगर आपको P इक्वल्स टू ऐसा लिख सकते हैं, इस V को इधर भेज दीजिए, तो N/V लिख सकते हैं ऐसा, RT ऐसा लिख सकते हैं, इस V को हमने इधर भेज दिया तो N/V। तो एक आपको हमने कंसंट्रेशन इक्वल्स टू एक फार्मूला बताया है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इस तरह से एक फार्मूला होते हैं, कंसंट्रेशन इक्वल्स टू N/V। तो इस N/V के जगह आप पुट कर दीजिए कंसंट्रेशन, तो P इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, C कंसंट्रेशन RT। अब देखिए सामने देखिए, इस C को ऐसा रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लार्ज स्क्वायर ब्रैकेट से हम कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, इस कंसंट्रेशन को हम लार्ज स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करेंगे, और RT लिख सकते हैं ऐसा, RT आप इसको लिख सकते हैं। जैसे देखिए पार्शियल प्रेशर ऑफ C आपको लिखना हो तो क्या लिखेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ C अगर आपको लिखना हो तो इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, पार्शियल प्रेशर ऑफ C, P फॉर प्रेशर और ये कंसंट्रेशन, R गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर। तो P
सी अगर लिखना हो तो पार्शियल प्रेशर ऑफ सी पढ़ेंगे इसको, क्या हो जाएगा ये कंसंट्रेशन ऑफ सी आर टी। अगर आपको लिखना हो कंसंट्रेशन पार्शियल प्रेशर ऑफ डी को, पार्शियल प्रेशर ऑफ डी को लिखना हो क्या लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ डी आर टी। फिर अगर आपको पार्शियल प्रेशर ऑफ ए लिखना हो तो क्या लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ ए आर टी। कंसंट्रेशन ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ बी लिखना हो तो कंसंट्रेशन ऑफ बी आर टी। आप भी उतारते जाइएगा, ये सभी को पुट कर देते हैं यहाँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, या इक्वेशन क्या मानने की जरूरत है, केपी में पुट कर दीजिए। तो अब केपी इक्वल्स टू ऐसा लिख सकते हैं, पीसी की जगह क्या लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सी आर टी पे पावर कितना m1, पावर m1। फिर देखिए पीडी को क्या लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ डी, कंसंट्रेशन ऑफ डी आर टी पे पावर कितना m2, m2 डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, इसके जगह लिखा हुआ है कंसंट्रेशन ऑफ ए आर टी पे पावर कितना n1, n1 पावर। फिर लिखेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ बी तो कंसंट्रेशन ऑफ बी, कंसंट्रेशन ऑफ बी, कंसंट्रेशन ऑफ बी आर टी पे पावर कितना, जो पावर है n2 वही पावर रखिए। ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल अच्छे से लिख सकते हैं आप। तो फिर ऐसा कीजिए सी डी ए और बी को अलग कर लीजिए, तो के पी इक्वल्स टू ऐसा लिख सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सी जो पावर है m1 रहने दीजिए इसका, कंसंट्रेशन ऑफ डी जो पावर m2 है रहने दीजिए, कंसंट्रेशन ऑफ ए अलग अलग कर लेते हैं इसको n1 पावर, कंसंट्रेशन ऑफ बी पावर n2। देखिए आर टी बच गया है, तो ऊपर जो आर टी है तो इसको ऐसा लिख सकते हैं कंटिन्यू आर टी पे पावर m1 फिर आर टी पे पावर m2 दोनों एक साथ लिखेंगे तो आर टी पे पावर क्या लिख सकते हैं m1 प्लस m2, बिल्कुल लिख सकते हैं अच्छे से। फिर आर टी नीचे में भी आर टी है तो दो बार लिखना पड़ेगा आर टी पे पावर n1 फिर लिखेंगे इनटू आर टी पे पावर n2, तो एक साथ हम लिख देते हैं तो आर टी पे पावर n1 प्लस n2। तो फिर देखिए ये टर्म देखिए आप, ये टर्म कहीं ना कहीं आपको मिला था, ये क्या मिला था इसके बदले केसी आप लिखते थे इसके बदले, तो इसको आप केसी लिख सकते हैं। तो फार्मूला आपका ऐसा हो जाएगा के पी इक्वल्स टू के सी और आर टी। देखिए ये आर टी इसको आपने पूरे को केसी लिखा तो आर टी ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएंगे, तो आर टी पे पावर क्या लिख सकते हैं इसको ऊपर रखेंगे तो m1 प्लस m2 और ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएंगे पावर n1 प्लस n2 के यहाँ तक उतारिए। फिर आप इसको ऐसा लिख सकते हैं के पी इक्वल्स टू के सी आर टी पे पावर, इसको हम डेल्टा एन मान लेते हैं, इसको हम डेल्टा एन मान लेते हैं m1 प्लस m2 माइनस n1 प्लस n2 को डेल्टा एन मान लेते हैं। ये डेल्टा एन है क्या, ये डेल्टा एन है क्या, तो फिर से देखिए इक्वेशन, देखिए इक्वेशन कैसा है m1 प्लस m2 है क्या, तो कॉफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट है, कॉफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट। आप इस कॉफिशिएंट को मोल भी बोल सकते हो, तो इस मोल प्रोडक्ट का नंबर ऑफ मोल्स बाय माइनस रिएक्टेंट का नंबर ऑफ मोल्स, तो ये देखिए प्रोडक्ट का मोल माइनस रिएक्टेंट का मोल, तो आप इसको डेल्टा एन इक्वल्स टू लिख सकते हैं मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, डेल्टा एन को लिख सकते हैं। यहां तक उतारिए, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर आगे हम डेल्टा एन बताते हैं इसका। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बिल्कुल अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, हम इसको मिटा रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। देखिए डेल्टा एन इक्वल्स टू सम ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। डेल्टा एन सम ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, उतार लीजिए इसको आप। अगर हम ऐसा पुट करते हैं इफ डेल्टा एन इक्वल्स टू 0, अगर हम ऐसा पुट करते हैं डेल्टा एन का वैल्यू अगर 0 आता है देन केपी इक्वल्स टू कैसे प्रूव कर लेते हैं एक बार। तो केपी इक्वल्स टू आप जानते हैं क्या फार्मूला, केपी इक्वल्स टू केसी आर टी पे पावर डेल्टा एन, ये जान रहे थे आप,
अगर डेल्टा एन का वैल्यू 0 पुट करेंगे, डेल्टा एन का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो Kp इक्वल्स टू Kc। कैसे? तो RT पे पावर डेल्टा एन का वैल्यू क्या हो जाएंगे 0, डेल्टा एन का वैल्यू क्या हो जाएंगे 0, तो Kp इक्वल्स टू Kc। RT पे पावर 0 का मतलब क्या होंगे 1, किसी भी टर्म पे पावर 0 का मतलब क्या होते हैं 1, तो Kp इक्वल्स टू Kc। अगर आप ऐसा पुट करते हैं, अगर आप ऐसा पुट करते हैं इफ डेल्टा n इक्वल्स टू पॉजिटिव, पॉजिटिव मीन्स क्या 1 2 3 4 5 0 से ज्यादा होना चाहिए, पॉजिटिव में होना चाहिए, डेल्टा n इक्वल्स टू पॉजिटिव, देन तभी क्या होंगे Kp इक्वल्स टू ग्रेटर देन Kc, Kp इक्वल्स टू ग्रेटर देन Kc। नहीं समझ में आया? देख लीजिए, प्रूफ कर लेते हैं, इसको प्रूफ कर लेते हैं। पहले इसका एग्जांपल दे दें आप कोई, पहले इसका एक एग्जांपल दे देते हैं, पहले आपको पहले वाला का एक एग्जांपल दे देते हैं। मान लीजिए इस टाइप का रिएक्शन है, इस टाइप का कोई रिएक्शन है, रिएक्शन आपको इस टाइप का दे दिया है, क्वेश्चन दे दिया आपको इस टाइप का कि मान लीजिए कि रिएक्टेंट का मोल और प्रोडक्ट का मोल दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, दोनों सेम होना चाहिए। इस टाइप का रिएक्शन दे दिया 2HI गैस, और ये इक्विलिब्रियम में हाइड्रोजन आयोडाइड है, और ये बनता है आपका H2 गैस प्लस I2 गैसियस स्टेट में। तो इसके लिए डेल्टा n का वैल्यू निकालना है, सामने देखिए डेल्टा n का वैल्यू निकालना है। तो डेल्टा n है क्या, तो सम ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, तो मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, इसका कोएफिशिएंट नहीं पूछा तो 1 होगा, इसका भी कोएफिशिएंट 1 होगा, तो प्रोडक्ट का मोल कितना, तो 1 + 1 प्रोडक्ट का मोल, रिएक्टेंट का मोल पहले से 2 लिखा हुआ है, माइनस क्या हो जाएंगे 2, तो डेल्टा n का वैल्यू 0, और डेल्टा n का वैल्यू 0, तो इस इक्वेशन के लिए क्या हो जाएंगे Kp इक्वल्स टू Kc, इस इक्वेशन के लिए Kp इक्वल्स टू Kc हो जाएंगे। इस इक्वेशन में रिएक्शन या तो गैसियस स्टेट में हो या लिक्विड स्टेट में हो, दोनों इक्वल हो जाएंगे Kp इक्वल्स टू Kc। फिर पुट करते हैं, अगर ऐसा होता है इफ डेल्टा n इक्वल्स टू पॉजिटिव, ऐसा लिखा रहता है डेल्टा n इक्वल्स टू पॉजिटिव, डेल्टा n का वैल्यू इसका प्रोडक्ट का मोल, आपका प्रोडक्ट का मोल ज्यादा होना चाहिए और रिएक्टेंट का मोल कम होते हैं, प्रोडक्ट का मोल ज्यादा, रिएक्टेंट का मोल कम। जैसे देखिए एग्जांपल, तभी क्या होंगे Kp देन Kp ग्रेटर देन Kc, प्रूफ कर लेते हैं इसको, प्रूफ कर लेते हैं इसको। जैसे कि एग्जांपल हम ले लेते हैं PCl5 गैस, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड गैस ले लेते हैं, और ये इक्विलिब्रियम में है, PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस के इक्विलिब्रियम में है। तो मोल्स ऑफ प्रोडक्ट डेल्टा n क्या है, सम ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, ये इसका कोएफिशिएंट 1, इसका भी कोएफिशिएंट 1, तो 1 + 1, 2 मोल्स इधर, ये तो समझ रहे हैं ना आप, नहीं पूछा है तो इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसका भी कोएफिशिएंट 1 मान लेंगे, तो 1 + 1 2 मोल्स हो जाएंगे, और रिएक्टेंट 1 मोल 1 कोएफिशिएंट, तो इसके लिए डेल्टा n का वैल्यू कितना 1 पॉजिटिव में 1 हो जाएंगे। तो इस कंडीशन के लिए Kp इक्वल्स टू Kc और RT पे पावर क्या 1। यहाँ देखिए Kp इक्वल्स टू Kc में RT से मल्टीप्लाई करते हैं तभी Kp के बराबर होता है, मीन्स क्या Kp बहुत ही बड़ा है Kc से, या आप ऐसे बोलिए कि RT को इधर रखिए तो Kp में RT से आप डिवाइड करेंगे तब Kc के बराबर होगा, मीन्स क्या ऑलवेज Kp जो होगा हमेशा आपका बड़ा होगा, Kp ग्रेटर देन Kc। ग्रेटर देन का सिंबल आप जानते हैं, इस तरह से सिंबल ग्रेटर देन का सिंबल है, इस तरह से हो जाएंगे। नेक्स्ट, अगर ऐसा आप लिखते हैं, अगर आप ऐसा लिखते हैं इफ डेल्टा n इक्वल्स टू नेगेटिव, डेल्टा n इक्वल्स टू नेगेटिव का मतलब क्या है 0 से कम होना चाहिए, 0 से कम होना चाहिए, देन Kp लेस देन Kc, Kp लेस देन, Kp जो होगा छोटा होगा Kc से। एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल इस टाइप का ले लेते हैं, जैसे मोल्स किसका ज्यादा होना चाहिए
रिएक्टेंट का मोल ज्यादा होना चाहिए और प्रोडक्ट का मोल कम होना चाहिए, तभी निगेटिव आपको मिलेगा। मोल प्रोडक्ट सम ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट का मोल ज्यादा होना चाहिए, तो रिएक्टेंट का मोल ज्यादा होना चाहिए। तो इक्वेशन इस टाइप के लेते हैं, हेवर्स प्रोसेस, अमोनिया बनाए जाते हैं हेवर्स प्रोसेस के द्वारा। तो हेवर्स प्रोसेस में क्या होते हैं, N2 गैस, नाइट्रोजन गैस प्लस 3H2 गैस रिएक्ट होते हैं, इक्विलिब्रियम रिएक्शन होता है ये भी, तो 2 अमोनिया गैस बनते हैं NH3 गैस। इस प्रोसेस को बोलते हैं हेवर्स प्रोसेस, जो आपको पी ब्लॉक एलिमेंट में आपको हम पढ़ाएंगे। N2 गैस प्लस 3H2 गैस मिलकर के 2 अमोनिया गैस बन जाते हैं। तो इसमें डेल्टा N अगर आपको निकालना हो तो क्या हो जाएंगे, प्रोडक्ट का मोल 2 मोल्स अमोनिया है, 2 मोल्स माइनस रिएक्टेंट का मोल, इसका कोएफिशिएंट नहीं पूछा है तो 1 होगा, नहीं पूछा है तो 1 मान लेंगे, 1 और ये 3 है, तो 1 प्लस 3 कितने हो जाएंगे, डेल्टा N का वैल्यू, डेल्टा N का वैल्यू 2 माइनस 4, 2 माइनस 4 कितने हो जाएंगे 2, डेल्टा N का वैल्यू माइनस 2, डेल्टा N का वैल्यू माइनस 2। तो फिर Kp इक्वल्स टू Kc RT पे पावर कितना -2, RT पे पावर -2 का मतलब क्या होंगे, Kp इक्वल्स टू Kc और RT को आप नीचे लिख सकते हैं, और ये माइनस पावर है तो नीचे पावर, मीन्स क्या, Kp जो होगा लेस देन Kc होगा, मीन्स क्या Kc में इतना से डिवाइड करते हैं तब Kp के बराबर होता है, मीन्स क्या Kc बहुत ही बड़ा टर्म है, Kc बहुत ही बड़ा टर्म है, Kp लेस देन Kp। तो इस चीज का ध्यान रखना आपको, डेल्टा N निगेटिव होंगे तो Kp लेस देन Kc, डेल्टा N पॉजिटिव होंगे तो Kp ग्रेटर देन Kc, अगर डेल्टा N का वैल्यू 0 मिलता है तो Kp इक्वल्स टू Kc। ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आराम से कॉपी में उतार लीजिएगा, फिर नेक्स्ट आपको बताते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।